हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे हैं। और घर में हालचाल क्या है? बिजनेस कैसे चल रहा है? कैसे क्या कर रहे हो? कमेंट्स मेरे को जरूर बताना। अगर मुझसे कोई मदद चाहिए तो मदद के लिए मैं तैयार हूँ। तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे टेक्नीशियन जो होते हैं वो हार्डवेयर के ऊपर काम कर लेते हैं। मसलन अ, कोई बहुत अच्छा कर लेता है, कोई बीच बीच में कर लेता है, कोई थोड़ा बहुत कर लेता है। सब अपना काम करके अपना गुजारा को चलाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो एक ऐसा चीज होता है जो सभी की बस की बात नहीं होता है। और बिना सीखे तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो मोबाइल जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बिना मोबाइल परिपूर्ण नहीं होता है। तो जितना रोल सॉफ्टवेयर का है उतना रोल हार्डवेयर का है। अगर किसी मोबाइल में हार्डवेयर रिलेटेड फॉल्ट नहीं है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड फॉल्ट है, और तुमने सॉफ्टवेयर को सीखा ही नहीं, सॉफ्टवेयर के बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है, तो मोबाइल को तुम डायग्नोस कैसे करोगे, मरम्मत कैसे करोगे? तो अगर तुम सिर्फ हार्डवेयर जानते हो, थक हार के वापस कर दोगे। और वही मोबाइल जब किसी सॉफ्टवेयर वाले के पास जाके पहुंचेगा तो वो आराम से कर लेगा। तुमने 2 दिन मेहनत किया और कोई पैसा तुमको नहीं मिला, और उसने 2 घंटा मेहनत किया और तुमसे 10 गुना पैसा वो ले लिया। तो सिंपल मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर हार्डवेयर का काम करते हो तो हार्डवेयर के साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर भी सीखना चाहिए। जैसे जमाना बदलता रहा है, पहले से 2009 की बात अगर करें, 2009 से जितने भी सारे मोबाइल बनते थे, ये सारे मोबाइल ईएमएमसी और ईएमसीपी के ऊपर बनते थे। और जैसे जैसे वक्त बदलता गया वैसे वैसे ईएमएमसी को पीछे छोड़ के अभी उनका जगह जो है वो यूएफएस ले लिया है। तो ईएमएमसी के ऊपर बहुत सारा वीडियो शायद तुमको यूट्यूब पर मिल जाएगा, और उसमें काम करना भी आसान होता है। लेकिन यूएफएस है वो एक पूरा अलग टॉपिक होता है। उसको सीखे बगैर तुम काम नहीं कर सकते। तो यूएफएस के ऊपर कैसे प्रोग्राम किया जाता है, कैसे रिप्रोग्राम किया जाता है, कैसे फ्लैशिंग किया जाता है, कैसे फॉर्मेटिंग किया जाता है, कैसे लॉकिंग अनलॉकिंग किया जाता है, कैसे एफआरपी क्लीन किया जाता है, कैसे वेंडर का जो अकाउंट होता है, एमआई, ओप्पो, वीवो, Xiaomi, ये जो जो अकाउंट होता है इसको कैसे निकालना है, सीपीयू ड्रिल करके आईएसपी के माध्यम से कैसे काम करना है, आईएसपी के जरिए पिन पैटर्न पासवर्ड कैसे निकालना है। तो ये सारा जानकारी जो है ना, सॉफ्टवेयर पे क्लास में होता है। तो अगर आप लोग आधा अधूरा मैकेनिक बनना चाहते हो तो मेरा कुछ कहना नहीं है। अगर जिंदगी में एक सक्सेसफुल टेक्नीशियन बनना चाहते हो तो हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर को अपनाओ। तभी जाके ये जो कम्पिटेटिव दुनिया है ना, इस कम्पिटेटिव दुनिया में आप जिंदा रह पाओगे। वरना कई सारे टेक्नीशियन जैसे छोड़ के किसी कोई ईंट भट्टी में कोई कहीं काम करने लगते हैं तो आप लोगों का भी हालत वैसा है। हाय दोस्तों, मैं मनोज कुमार पत्नी हूँ। उड़ीसा के जाजपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है एसआर मोबाइल एंड टेली कम्युनिकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। पिछले 3 सालों से मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ पूरी तरह से। सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर तक पूरी कंप्लीट जानकारी देता हूँ। मैं ऑनलाइन क्लास देता हूँ। आप लोग चाहे तो मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज यूएफएस के ऊपर एक क्लास मैं लिया हूँ और उसी क्लास का वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट करता हूँ। आप लोग इसको देखो, एंजॉय करो। अगर लगे कि हाँ, गुरु जी के पास हम चलेंगे तो कोई काम सीख सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, तो मेरे क्लास को ज्वाइन करने के लिए हर वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दोनों होता है। वहां से मुझे सीधा तुम कांटेक्ट कर सकते हो। शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, राधे राधे।
क्या होता है? यूएफएस क्या होता है? आजाद, तुमने क्या जवाब दिया? यूएफएस क्या है? यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। ये हो गया यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा था, मैंने पूछा यूएफएस क्या है। एक कंपोनेंट है जिसमें हम डेटा को रीड या राइट कर सकते हैं। आंसर है इट इज ए डाटा स्टोरेज डाटा स्टोरेज डिवाइस। इट इज ए डाटा स्टोरेज डिवाइस। ओके, क्लियर? इट इज ए डाटा जी जी। स्टोरेज डिवाइस। चलने में दिक्कत। whom to use it। कौन इसको इस्तेमाल करता है? कौन इसको इस्तेमाल करता है? आंसर है इट इज इट इज being used used by smartphone smartphone PC, लैपटॉप, palm top, IoT, and several like this। समझ में आया? समझ में आया? थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिए। इट इज बीइंग यूज्ड बाय, ये इस्तेमाल करते हैं कौन? स्मार्टफोन करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर करते हैं, लैपटॉप करते हैं, पाम टॉप यानी कि जो टैबलेट होता है उसको पाम टॉप कहते हैं, और आईओटी इंफॉर्मेशन जो जैसे कि तुम्हारा डिजिटल कैमरा हो गया, ड्रोन कैमरा हो गया, जैसे कि तुम्हारा व्हीकल का जो मशीन होता है, और इसी तरह का और भी बहुत सारे चीज होते हैं जिनमें ये डाटा स्टोरेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? जी 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 जी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि हम लोगों ने तो पहले पढ़ा था कि जो हमारा मोबाइल होता है, उस मोबाइल में जो डाटा स्टोरेज डिवाइस होता है उसको हम लोग ईएमएमसी ईएमसीपी कहते थे। तो वो भी तो स्मार्टफोन में लगता था, लेकिन ये यूएफएस कहाँ से आके पहुंच गया, और हमने ईएमएमसी को छोड़ के यूएफएस को क्यों इस्तेमाल किया? तो हाई स्पीड डाटा रेट। एक क्वेश्चन यहां पर बन के आता है। इन प्रीवियस डे इन प्रीवियस डे we used we used EMMC और EMCP as data storage device, as a data storage device। then why then why we we replace we replace the UFS in place of EMMC और EMCP। ये सवाल है। यहां तक कोई सवाल है? और ऐसे सवाल का जवाब मुझे चाहिए। सर जहां तक देखा जाए आज पूरी दुनिया जो है ना वो इतनी फास्ट दौड़ना चाहती है, फास्ट चलना चाहती है कि हाँ। किसी के पास टाइम नहीं है सर। हम्म। तो इस वजह से हम ऐसे डिवाइसों का यूज करने जा रहे हैं या फिर उसकी खोज में लगे हुए हैं जो हमारा काम कितनी जल्दी से जल्दी कर दे। यानी तो इसलिए हमने एमएमसी की जगह यूएफएस का यूज किया ताकि हमारा तेज काम हो सके। ये तो हो गया आम तौर पर बोलचाल की भाषा।
लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज क्या कहता है? टेक्निकल लैंग्वेज के जो तुमने कहा वो 100% सही है, 100% सही है। लेकिन अगर हम इसी चीज को किसी एग्जाम में या किसी इंटरव्यू में अगर लिखेंगे तो वहां हमें 0 मार्क मिलेगा। समझ में आया ना? या गुरुजी हम ये कह सकते हैं कि जितने समय में वो एक बार रीड करता है और राइट करता है उतने समय में ये रीड राइट दोनों कर लेता है। नहीं, इसका टेक्निकल नेम को तुम यहाँ प्रोवाइड करोगे, मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूं और उसको तुम याद रखो। ई एम एम सी या EMCP इज ए हाफ ड्यूप्लेक्सर, ए हाफ ड्यूप्लेक्सर डिवाइस, वेदर UFS is a full duplexer डिवाइस। ये होता है इसका टेक्निकल नाम। सो यहां अगला सवाल बन के आता है, व्हाट इज हाफ डुप्लेक्सर एंड फुल डुप्लेक्सर। यहां पर ये दूसरा सवाल बन के आया कि हाफ डुप्लेक्सर क्या होता है और फुल डुप्लेक्सर क्या होता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर है हाफ डुप्लेक्सर दैट implies it can either read or write or or write write data at once। हाफ ड्यूप्लेक्सर क्या होता है ना? ये जो डिवाइस होता है, इट कैन आइदर रीड, या तो ये रीड करेगा या तो ये राइट करेगा। एक वक्त में डाटा को आइदर ये रीड करेगा और राइट करेगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? जी जी जी। चलो, इसका थोड़ा और भी है पॉइंट है, उस पॉइंट को हम ले लेते हैं। देयर इज ए वेरी वेरी बिग डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन बोथ। इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, और वो अंतर क्या होता है? द इंटरफेस टू कम्युनिकेट टू कम्युनिकेट with with storage device storage device in EMMC or EMCP is a is line। लाइन को क्या कहेंगे आजाद? मतलब तो सिंगल रास्ता। सिंगल हुए, सिंगल नहीं होगा, सिंगल नहीं होगा। मतलब एक इसको साथ मतलब जैसे वन वे। नहीं, थीन वे, थीन वे, पतला रास्ता। वाइल वाइल यूएफएस यूएफएस कम्युनिकेट विथ लेन विथ लेन, यानी कि थिक वे, ठीक हुए। ये पतला रास्ता में कम्युनिकेट करता है, ये चौड़ा रास्ता में कम्युनिकेट करता है।
अब अगर हम एक बात करें, इसको पतला रास्ता ना समझ के, एक को पतला पाइप कहते हैं, दूसरे को मोटा पाइप कहते हैं, अगर दोनों में पानी गुजारेंगे तो किस में ज्यादा जाएगा, किस में कम जाएगा? छोटे वाले में ज्यादा जाएगा और आसानी से जाएगा। पतले वाले में कम जाएगा और तकलीफ में जाएगा। है ना? ये क्लियर हो गया ना? जी जी जी। तो दैट्स वाई यूएफएस रीड राइट स्पीड, रीड राइट स्पीड इज ह्यूज, ह्यूज डिफरेंस in case of एमएमसी और ईएमसीपी। क्लियर हो गया? जी जी यहां तक हमें तुम्हें ईएमएमसी, यूएफएस, ये दोनों तरह का जो स्टोरेज डिवाइस, जो कि 2009 से लेकर 2026 तक 17 साल का जो इसका सफर है, उस सफर के बारे में मैंने तुमको बताया। कुछ पॉइंट्स इसमें भी है, कुछ पॉइंट्स इसमें भी है, और वो पॉइंट्स को हम क्लास के दौरान करेंगे। जैसे कि इनमें पैरेलल होता है, इनमें वर्टिकल होता है, इनमें हॉरिजॉन्टल होता है, इनमें नांड मेमोरी होता है, इनमें नॉर मेमोरी होता है, इनमें एमसीयू होता है, इनमें पोस्ट कंट्रोलर होता है, इनमें सीएमडी होता है, इनमें क्लॉक होता है। ये सारा चीज को हम आगे जैसे जैसे क्लास को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इसको हम समझते जाएंगे। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं गुरु जी। चलो। और नांड मेमोरी क्या है, नॉर मेमोरी क्या है, नांड मेमोरी का इनबिल्ट कंस्ट्रक्शन क्या है, नॉर मेमोरी का इनबिल्ट कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या फर्क पड़ता है पैरेलल वर्टिकल में, क्या फर्क पड़ता है हॉरिजॉन्टल में, इसके बारे में मैंने तुम्हें जब आईसी पढ़ाया था, बड़े अच्छी तरीका से तुमको इसको समझा दिया था। याद है? जी 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 अगर याद नहीं होगा तो याद कर लेना, क्योंकि वो चीजें हम तुम्हें बीच बीच में पूछेंगे। बोलो। जी जी जी, बढ़ा जा सकता। चलो, अभी आगे बढ़ते हैं। और क्या जानकारी हमको चाहिए? ना, इन द टाइम बीइंग, इन द टाइम बीइंग द ऑप्टिमाइजेशन, द ऑप्टिमाइजेशन क्रिएट बाय डिवाइसेस। ये समझ में आया, या ये पूरा पूरी तरह से सर के ऊपर से गुजर गया? नहीं समझ में आ रहा है। चलो। इन प्रीवियस टाइम द कंजप्शन, द कंजप्शन इज मोर इन केस ऑफ टूडेज डिवाइस। यानी कि जब पहले पहले ये चीजें निकला था, तो उनमें खपत ज्यादा होता था, उनमें खपत ज्यादा होता था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया डेवलप किया, जैसे जैसे न्यू डिवाइस आने लगे, तो खपत को इसमें कम कर दिया गया, खपत को इसमें कम कर दिया गया।
यानी कि जब पहले की बात हम करें, मोबाइल में बैटरी को अगर हम इंस्टॉल करते थे तो एक दिन में हमको उसको 3 बार चार्ज करना पड़ता था। अगर उसी चीज को आज हम देखें, उससे कई गुना ज्यादा फीचर्स होते हुए भी हमें 3 दिन में एक बार चार्ज करना पड़ता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो जी जी, खपत कम हुआ है। इसी को कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि खपत को जितना ज्यादा कम किया जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन उतना अच्छा बोल के कहा जाएगा। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हो गया खपत कम करना। तो पहले जो एएमएमसी होते थे, एएमसीपी होते थे, उनमें जितना खपत होता था, तो यूएफएस के केस में खपत हमारा घट गया। अब थोड़ा सा और एक पॉइंट यहां पर ले लेते हैं, और वो पॉइंट क्या है? इन ई एम एम सी, इन ई एम एम सी या ई एम सी पी, ई एम सी पी, the required voltage is more than 2.8 voltage, 2.8 voltage. But today it is reduced to 1.2 से लेकर 1.0 वोल्ट को रिड्यूस हो चुका है। तो जहां 2.8 वोल्ट खपत होता था, तो वहां पर अगर 2.8 खपत होता था, वहां पर अगर 1.2 और 1.0 हो जाए तो ऑप्टिमाइजेशन बढ़ गया ना। जी जी जी। ठीक है। लेकिन तो लेकिन सर एक बात, जब वोल्टेज वोल्टेज कम बेसी कर देने से गुरु जी खपत थोड़ी कम बेसी हो जाता है? खपत तो उतना ही रहता है गुरु जी। नहीं 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 नहीं, कैसे खपत होगा? लोड नहीं नहीं लोड नहीं नहीं। लोड तो सर उतना ही रहेगा ना। भाई पहले ये बात को समझ लो, किसी घर में तुम 100 वाट का बल्ब जला रहे हो और उसी घर में मैं एलईडी बल्ब जला रहा हूं, तो खपत किस में होगा? हाँ सर, वो तो जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास 100 वाट का बल्ब है, अगर उसको हम रेगुलेटर से रेगुलेट करके और उसको हम कम कर दें, उसका रेजिस्टेंस लगा के, या फिर जैसे भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस से अगर वोल्टेज हम कम दे दें उसको, तो लेकिन हमारा खपत तो उतने ही वाट का हुआ ना सर। तुमने यही तो गलती कर दिया ना, तुमने रेजिस्टेंस दे के कम किया। रेजिस्टेंस दे के जब तुम कम करते हो तो खपत कम नहीं होता है, खपत वहां पर लॉस होता है। रजिस्टर गर्मी के कारण उस खपत को वहीं पर रोक लेता है, लेकिन खपत उतना ही होता है। जी जी। अच्छा, हमारा आउटपुट लोड ही कम ले रहा है सर, सही है, समझ में आ गया हाँ, सर। अभी यहां पर भी एक पॉइंट और बनता है, उस पॉइंट को देख लो। तो एक पॉइंट और बन के आता है, और वो पॉइंट है वाई। ये पॉइंट है। क्यों? ईएमएमसी और यूएफएस के क्षेत्र में एक ऑप्टिमाइज्ड होता है, दूसरा ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता है। इसके पीछे कारण क्या है? बोलो, आजा। ज्यादा से ज्यादा मॉस्फेट का यूज करना सर। हाँ, द द gap gap between MOSFET between MOSFET is reduce। MOSFET के बीच में गैप को रिड्यूस कर दिया। एंड for this we can use more and more MOSFETs in same area। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? ना जी नहीं। जी जी। तुम लोग पढ़ते हो इतने नानो का सीपीयू, ये पढ़ते हो ना? जी जी जी। 3 नानो, 4 नानो, 5 नानो, 12 नानो, 1 नानो, ये जो तुम पढ़ रहे हो, ये नानो का मतलब होता है कि किसी डिवाइस के, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर
दो मॉस्फेट के बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं नैनोमीटर। अगर हम पहले 10 नैनो में दो मॉस्फेट बिठाते थे, अगर उसको हम 2 नैनो कर देंगे तो दो के जगह में हमारा 5 मॉस्फेट इस्तेमाल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सोच के ये देखो बढ़ अब। जाएगा। बढ़ हो जाएगा जाएगा। गुरुजी। तो जितना ज्यादा मॉस्फेट बढ़ेगा, ऑप्टिमाइजेशन उतना ज्यादा हो जाएगा। मॉस्फेट ज्यादा बढ़ेगा तो करंट की खपत जो है कम हो जाएगा। क्योंकि मॉस्फेट एक ऐसा डिवाइस है जो फ्रीक्वेंसी को जेनरेट करता है और एम्पलीफाई करता है। इस वजह से करंट का जो खपत होता है वो कम हो जाता है। यहां तक क्लियर है? जी जी। चलो, यहां से आगे बढ़ते हैं। इन टेक्निकल लैंग्वेज, व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएमसी, ईएमसीपी एंड यूएफएस? So, in a technical language, what is the difference between EMMC and UFS? यहाँ पर मैं एक टेबल बना देता हूं, उस टेबल के हिसाब से तुम देखो। ईएमएमसी में हम लोग एजीजेटक पढ़ रहे हैं, तो एजीजेटक के हिसाब से हम ईएमएमसी में लेते हैं रोम 1। तो जबकि यूएफएस में होता है लोन 0। जब इसको हम लेते हैं रोम 2, इसमें होता है लोन 1A। इसमें जब हम लेते हैं रोम 3, रोम 3, इसमें लो होता है लोन 2B। इसमें जब रोम 1 तुम्हारा यूजर होता है, इसमें लोन 0 यूजर होता है। इसमें रोम 2 बूट 1 होता है, तो इसमें लोन A होता है। इसमें रोम 3 बूट 2 होता है, इसमें बूट B होता है। ये बूट B होता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक मिनट ये फोटो खींच लेंगे गुरुजी, 2 मिनट। मैं इसको डिलीट करके अच्छे से कर देता हूं, फोटो ले। ठीक है। ठीक है। ओके ओके। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ना, इन केस ऑफ EMMC, there is there is 4 parts, 4 parts, such as Rome 1, Rome 2, Rome 3 and RPMB। ये EMMC के केस में होता है। और UFS के केस में होता है लोन 0, लोन 1A, लोन 2B और W लोन। ये जो W लोन होता है वो RPMB होता है। क्लियर है? क्लियर है? जी 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 सर। देयर इज देयर इज ए पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन
configuration in both chip eMMC में ये होगा EXTCSD, और यूएफएस के केस में होगा चिप कन्फिगुरेशन। आई बात समझ में? आई बात समझ में? जी जी जी। अगला पॉइंट पे आते हैं। ईएमएमसी में पार्टीशन कन्फिगुरेशन नंबर होता है। क्या होता है? पार्टीशन पार्टीशन नंबर पार्टीशन कन्फिगुरेशन नंबर होता है एमटी के एक्साइनोस के लिए 0 × 38 होता है। 0 × 38 होता है। एसपीडी 48 सर। क्या? सॉरी, 48 होगा। एमटी 48 38 नहीं, 48। 0 × 48 होता है। और एसपीडी यूनी एसओसी के लिए ये होता है 0 × 0 × 08, एंड क्वालकम के लिए होता है 0 × 38। उसी केस में अगर पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन की बात हम ईएमएमसी में करें तो यूएफएस में होता है रेफरेंस क्लॉक। होता है रेफरेंस रेफरेंस क्लॉक। तो रेफरेंस क्लॉक में क्वालकम के लिए तुम्हारा होता है 19.3 मेगाहर्ट्ज, और मीडियाटेक के लिए एमटी के और एक्सिनोस के लिए ये होता है 26 मेगाहर्ट्ज। और किसी में तुम्हारा लून के हिसाब से ये 52 मेगाहर्ट्ज, और ये जो 78.6 मेगाहर्ट्ज का भी होता है। तो जैसे ईएमएमसी में अगर पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन तुम नहीं बनाओगे तो सेट तुम्हारा चलेगा नहीं, उसी तरह ये यूएफएस में अगर रेफरेंस क्लॉक को तुम सेट नहीं करोगे तो सेट तुम्हारा चलेगा नहीं। रेफरेंस क्लॉक को अगर तुम सेट नहीं करोगे तो तुम्हारा सेट चलेगा नहीं। फर्क क्या है? फर्क, यू कैन चेंज you can you can change several time in ईएमएमसी में इसको तुम बार बार इसको चेंज कर सकते हो। बट in case of यूएफएस it is ओटीपी। समझ में आया? समझ में आया? जी 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 जी। अगर यूएफएस की हम बात करें, ये एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता है, दोबारा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जब भी यूएफएस में रेफरेंस क्लॉक को तुम सेट करोगे, बड़े अच्छी तरह से सोच विचार करके अपने सेट के हिसाब से करना, वरना आगे भारी पछताओगे। क्लियर है? क्लियर है? जी जी जी। और क्या है, मैं थोड़ा सोच लूं, मेरे दिमाग के अंदर ले आऊं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इन ई एम एम सी इट इज ऑलवेज फोर पार्टीशन।
4 partitions. But in UFS, it can be changed. It can be changed as per used host. As per used host. समझ में आया? समझ में आया? नहीं जी सर समझ में नहीं। आया, सीपीयू के अनुसार होगा। देखो, ईएमएमसी में ऑलवेज तुम्हारा बोट 1 बोट 2 यूजर एरिया EXD CXD RPMB हो गया ना। चाहे कोई भी ईएमएमसी उठाओ, ये तुम्हारा होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। एसपीटी का लो, एमटी का लो क्वालकॉम का लो, कुछ भी ले लो, उसमें रोम 1 रोम 2 रोम 3 एंड आरपीएमबी हो गया। लेकिन यूएफएस में ये सीपीयू के हिसाब से बदलता रहता है। ये कौन सा सीपीयू इस्तेमाल हुआ है, उसमें कितने लोन पार्टीशंस बनाए जाएंगे, ये सीपीयू के ऊपर निर्भर करता है। आई बात समझ में? जी तो चलो यहां से बता देते हैं हम तुमको। इन यूएफएस आज पर एसओसी द लोन्स आर आज फॉलोज। एमटी के मैक्सिमम मैक्सिमम फ्री लोन्स, एक्जिनोस मैक्सिमम हाइप लोन्स, क्वालकॉम मैक्सिमम 7 लोन्स, एचआई सिलिकॉन हिली सिलिकॉन किरिन के लिए मैक्सिमम 4 लोन्स। अब समझ में आया ईएमएमसी और ईओएफएस में अंतर क्या है? जी समझ आ में रहा है सर। आया? जी तो जी जी अगर अगर तुमने ये तुम्हारा मोबाइल में क्वालकॉम लगा है और तुमने 3 लोन क्रिएट कर लिया, अब बताओ तुम्हारा मोबाइल चलेगा क्या? चलेगा? नहीं चले। नहीं इसीलिए चले। नहीं चलेगा कुछ। इसीलिए 7 लोन मारना पड़ेगा। एसओसी के हिसाब से तुम्हें लोन्स को क्रिएट करना है। लोन्स को क्रिएट करना है। यहां पर सवाल आता है हाउ। यहां पर सवाल आता है कैसे तुम लोन्स को क्रिएट करोगे। यू कैन क्रिएट द नंबर ऑफ लोन्स लोन्स by writing the chip configuration। द चिप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को राइट करके तुम लोन का निर्माण कर सकते हो। अगर अगर तुम्हारा एमटीके है तो एमटीके का चिप कॉन्फ़िगरेशन राइट करो। अगर क्वालकॉम है तो क्वालकॉम का चिप कॉन्फ़िगरेशन राइट करो। अगर एक्जिनोस है तो एक्जिनोस का चिप कॉन्फ़िगरेशन राइट करो। अगर टीआई हिली सिलिकॉन किरिन है तो इसका चिप कॉन्फ़िगरेशन राइट करो। जब चिप कॉन्फ़िगरेशन तुम राइट करोगे तभी जाके तुम्हारे यूएफएस के अंदर इतने तरह का पार्टीशंस या लॉजिकल यूनिट नंबर लोन्स बनेंगे। यहां तक क्लियर है? गुरु जी, हमें गुरुजी किस यहाँ पर कंडीशन जो में है, और लोन राइट करने की जरूरत क्या होती है? अच्छा, देखो एक बात हम तुम्हें समझाएं कि अगर ईएमएमसी की बात हम करते हैं तो ईएमएमसी को अगर हम यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट कर देंगे तो यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट होते ही उसके अंदर जो भी डाटा रहेगा वो सारा डाटा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। वो सारा डाटा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये है, तुमने सवाल किया कि हमें कॉन्फ़िगरेशन राइट करना क्यों है और लोन क्रिएट्स करना क्यों है, यही सवाल था ना तुम्हारा? जी 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 जी। चलो समझो पहले बात को। अगर तुम्हारे पास
कोई मोबाइल आया है जिसका यूएफएस खराब है, जिसका यूएफएस खराब है, और तुम्हें यूएफएस को चेंज करना है, और तुम्हें पता है कि अगर हम यूएफएस को चेंज करेंगे तो 90% केस में हमें न्यू यूएफएस लेना पड़ता है, और 10% केस में अगर मीडिया टेक का हुआ तो पुराना यूएफएस हमारा चल जाता है कि नहीं? जी तो अगर हमने नया यूएफएस खरीद के लाया किसी कस्टमर के मोबाइल में डालने के लिए, जब नया यूएफएस आता है तो उसमें कोई भी पार्टीशंस नहीं होते हैं। जब पार्टीशंस नहीं होते हैं तो तुम उसको इस्तेमाल कैसे करोगे? बोलो। जब पार्टीशंस ही नहीं होंगे तो तुम क्या उसको इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं। ना, नहीं हो पाएगा। तो अभी बताओ, तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन राइट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? जी जी जी, पड़ेगा करना गुरुजी। अब दूसरा सवाल में आता हूं कि कोई मोबाइल तुम्हारे पास आया है, और जिस मोबाइल के अंदर डाटा में करप्शन हो, यानी कि उसके अंदर डाटा करप्ट हो गया है। जब डाटा करप्ट हो गया है, ईएमएमसी को हम लोग फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट, तो उसमें सारा डाटा तुम्हारा खाली हो जाता था। लेकिन क्या यूएफएस को अगर यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो क्या उसका डाटा इरेज हो जाएगा? आवाज आ नहीं रही है? गुरुजी। जी। तो जी जी तुम्हें जी दो वजह पता चल गया कि क्यों तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन को राइट करना पड़ेगा। जी 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 अभी आते हैं अगला पड़ाव के ओर, कि अगर हम देखते हैं कि ईएमएमसी को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, तो कोई भी कंपैटिबल पुराना ईएमएमसी हम उठाते हैं और उसका आरपीएमबी को क्लीन करते हैं, और क्लीन करके उस ईएमएमसी को हम दोबारा इस्तेमाल के लायक बना देते हैं। बना देते हैं कि नहीं बना देते हैं? जी 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 लेकिन यूएफएस में अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बना है जो कि आरपीएमबी को क्लीन कर सकता है, जो कि आरपीएमबी को क्लीन कर सकता है। इसीलिए यूएफएस को हम रीयूज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए नहीं, यूएफएस अगर यूएफएस के सॉफ्टवेयर वाले एरिया में कोई प्रॉब्लम हो, उसी को दोबारा हमें सही करना हो, तो वो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? उसका प्रोसेस। देखो, अभी सबसे पहले मैंने तुम्हें ईएमएमसी, यूएफएस, इनके बारे में मेरे ख्याल से मैं पूरी जानकारी तुमको दे चुका हूं। जी 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 अभी भी कुछ ऐसा बचा है कि तुम्हें जानना पड़ेगा। हाँ है, बचा है। ऐसा नहीं है कि पूरा खत्म हो गया है। जैसे कि यूएफएस आमतौर पर न्यू मॉडर्न स्मार्टफोन में इस्तेमाल होता है कि नहीं? अगर मॉडर्न स्मार्टफोन की हम बात करें विदाउट आरपीएमबी का, आजकल के फोन चलेगा क्या? नहीं। नहीं। तो ईएमएमसी में हम लोग क्या करते थे? आरपीएमबी काउंटर को प्रोविजन कर देते थे, आरपीएमबी काउंटर को प्रोविजन कर देते थे। लेकिन यूएफएस में आरपीएमबी काउंटर को प्रोविजन करने के लिए तुम्हें हैश फाइल की और फेड फाइल की, ये दोनों फाइल की जरूरत होता है। जैसे ईएमएमसी में हम हैश फाइल को थ्रू बॉक्स रीड कर लेते थे, थ्रू बॉक्स रीड कर लेते थे, और उसी हैश फाइल को डाल के हम लोग आरपीएमबी को प्रोविजन कर देते थे। लेकिन यूएफएस में हैश फाइल तुम्हारा रीड नहीं होगा। तो इस टाइम तुम यूएफएस के आरपीएमबी को कैसे प्रोविजन करोगे? तो इसलिए ये जैसे जैसे तुम्हारा क्लास आगे बढ़ता जाएगा, इस चीज के बारे में मैं तुम्हें जानकारी देता जाऊंगा।
अगर तुम्हारे पास EasyJet नहीं है, अगर तुम्हारे पास मेडुसा प्रो है, मीपी टेस्टर है, F64 है, तो इस कंडीशन में रिफरेंस क्लॉक उसमें नहीं होता है। रिफरेंस क्लॉक सिर्फ EasyJet में होता है। तो अगर तुम्हारे पास F64 है या मीपी टेस्टर है, तो तुम रेफरेंस क्लॉक को कैसे सेट करोगे? यहां पर बटन दिया है, तो यहां से तुम बटन के जरिए कर डालोगे। अगर मीपी टेस्टर है या F64 है, तो वहां से तुम कैसे करोगे? क्या आजाद कुमार? नहीं, नहीं कर पाएंगे सर। बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। लेकिन इसमें अगर रेफरेंस क्लॉक के नाम में दिया है, तो उसमें एट्रीब्यूट के नाम से दिया रहेगा। क्या नाम से दिया रहेगा? एट्रीब्यूट के नाम से दिया रहेगा। जब वहां से तुम एट्रीब्यूट को राइट करोगे, तब तुम्हारा रेफरेंस क्लॉक सेट हो जाएगा। यहां तक क्लियर? जी जी जी। इसके बाद अगर हम आते हैं ईएमएमसी में, ईएमएमसी में हम लोग डंप रीड करना सीखे थे। ईएमएमसी में हम सिक्योरिटी रीड करना सीखे थे। सीखे थे कि नहीं सीखे थे? जी जी सिखा था। और राइट करना भी सीखे थे और फॉर्मेट करना भी सीखे थे, सब कुछ सीखे थे। लेकिन यूएफएस में ये थोड़ा अलग होता है। ये यूएफएस में थोड़ा सा अलग होता है। तो यूएफएस में सबसे पहला काम तुम्हारा होता है कि आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ पॉइंट्स के ऊपर तुम्हें नजर रखना, जैसे कि ब्रांड कौन सा है, मॉडल कौन सा है, कौन सा वर्जन उसमें है, कौन सा प्रोडक्ट कोड है, ईएमएमसी का, ईएमसीपी का, यूएफएस का प्रोडक्ट कोड है। ये सारी जानकारी तुम्हें पहले हासिल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही तुम काम कर सकते हो। उससे पहले तुम काम नहीं कर सकते। ओके, यहां तक क्लियर? जी जी जी। चल, यहां से मैं इसको डिलीट करता हूं और यहां पर हम आते हैं। यहां पर हम आते हैं और सबसे पहले, जैसे कि हम लोगों ने जानते हैं कि जब भी हम एजेजेटक को इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें 4 ग्राफिकल यूनिट्स बनता है। 4 ग्राफिकल यूनिट्स बनता है। एक होता है EasyJet टूल, जिसको हम लोग कहते हैं क्लासिक टूल। दूसरा होता है EasyJet प्लस टूल, जिसको हम लोग कहते हैं ओल्ड टूल। एक होता है EasyJet प्लस 2 टूल, जिसको हम कहते हैं एडवांस टूल। और एक होता है EasyJet EMMC मैनेजर। ये 4 तरह का ग्राफिकल यूनिट्स होता है ना। जी जी जी। जैसे कि हम लोगों ने यूएफआई बॉक्स में देखा था, ये सारा होते हुए भी हम ईएमएमसी के सिवा यूएफएस को रीड नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें यूएफएस के लिए कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन EasyJet के अंदर ये चारों ग्राफिकल यूनिट में तुम ईएमएमसी यूएफएस का टैब में जाके चेंज करके ईएमएमसी और यूएफएस दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलो, यहां पर हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टूल होता है EasyJet के अंदर, वो होता है क्लासिक टूल। और ये EasyJet टूल के नाम से आता है। इस क्लासिक टूल को ओपन करते हैं और बॉक्स कैसे इंस्टॉल करना, कैसे अडाप्टर वगैरह, ये तुमको मैंने ईएमएमसी क्लास में पूरी तरह से समझा दिया है। तो इसके बारे में मुझे दोबारा नहीं पूछना। अब अगर हमने EasyJet का क्लासिक टूल को ओपन कर दिया है, तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खोल के आ गया है। अगर हम इस तरफ देखते हैं, सेटिंग लिखा है, यूएसबी लिखा है, यूएफएस लिखा है, ईएमएमसी लिखा है, नांड, जेटाग, इजी रिपेयर, इस तरह का बहुत सारा टैब बना हुआ है। अगर हम यूएफएस का पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहां से हम यूएफएस एक्स को सिलेक्ट करेंगे। हो गया? सिलेक्ट हो गया।
सिलेक्ट हो गया ना। जैसे ही ये सिलेक्ट हो जाएगा, यहां पर दो ऑप्शन है, जरा देख लो, यहां पर दो ऑप्शन है। एक प्रिंट पार्टीशन, दूसरा है रीड एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन। ये दो ऑप्शन है जो कि पहले के वर्जन में ये था ही नहीं। ये पहले के वर्जन में जो कि हम 3.8.14 का इस्तेमाल करते थे, तो वहां पर ये प्रोविजन नहीं था, जबकि ये 26 में ये चीज हमें दे दिया है। ठीक है। तो ये रीड एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर हम टिक लगाएंगे, तो जिस यूएफएस को हम इसके अंदर डालेंगे, उसके अंदर अगर कोई एंड्रॉयड का सेटिंग्स होगा, अगर एंड्रॉयड का कोई इंफॉर्मेशन होगा, तो ये हमारे पास लाके उसको शो करेगा, जो कि पहले इसमें था ही नहीं। और प्रिंट पार्टीशन हमको जरूरत नहीं है, इसलिए प्रिंट पार्टीशन को हम अनटिक कर देंगे। अगर हमारा बहुत ही ज्यादा खराब यूएफएस है, तो रीड एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन को भी हम निकाल देंगे, क्योंकि ऐसा अगर नहीं करेंगे तो रीड करते वक्त ये भारी एरर देगा। तो यहां पर हमने एक ईएमएम यूएफएस इसके अंदर डाला है, और यहां पर ये रीड इंफॉर्मेशन में रहने दो, और मैं करता हूं यहां से आइडेंटिफाई यूएफएस चिप। जैसे ईएमएमसी फटाक से हो जाता था, उस तरह यूएफएस फटाक से नहीं होता है। यूएफएस डिटेक्ट होने में थोड़ा सा ईएमएमसी से ज्यादा टाइम लेता है। अरे इसके बीच में अगर किसी का कोई सवाल है, करते रहो। सर ये कह रहे हैं अभी हम क्या चेंज प्रोसेस पढ़ रहे हैं क्या? अभी तो पहले हम यूएफएस के अंदर ही घुस रहे हैं, चेंज प्रोसेस तो बहुत बाद में आएगा। जी जी, मेरे कहने का मतलब सर, अगर हम शुरू करें तो यहाँ से शुरू करें कि हम उसी यूएफएस को कैसे फॉर्मेट करें, रीड करें, राइट करें, ये सारी चीजें बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो तुम ये सीखो डंप कैसे लेना है, सिक्योरिटी कैसे लेना है। फिर उसके बाद उसको फॉर्मेट कैसे करना है, फिर डंप कैसे राइट करना है, सिक्योरिटी कैसे राइट करना है, ये तो सीख लो पहले। जी जी जी, यही जरूरी है सर। ठीक है ठीक है। तो चलो, अगर हमने यहां पर इसको खोल के इसका इंफॉर्मेशन ले लिया है, तो यहां से हमें इसकी पूरी जानकारी यहां पर मिल गया, पूरी जानकारी हमें मिल गया। जैसे कि हम लोग ईएमएमसी में एक एक रोम को रीड करते थे, यूएफएस में अगर तुम चाहो, तुम्हें एक एक रीड करने की जरूरत नहीं है। तुम एक साथ सारे लून्स को तुम बैकअप ले सकते हो। कैसे लोगे? यहां पर आओ मल्टी लून में। आ गए मल्टी लून में। अब मल्टी लून में आने के बाद सबसे पहले तुम प्याथ सिलेक्ट करोगे। प्याथ सिलेक्ट मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रास्ता कहाँ जाना है? कहाँ रखना है, कहाँ रखना है। उस रखने की रास्ता को तुम यहां दिशा दे दोगे कि भाई तू इस रास्ते में जाके वहीं पर रुक जा। तो तुम्हें जहां रखना है वहां पर एक फोल्डर क्रिएट कर लो, एंड्रॉयड के हिसाब से उसका नाम दे दो, जैसे तुम समझ पाओगे वैसे उसका नाम दे दो। नाम देने के बाद उस पाथ को, मसलन मैं तुम्हें यहां पर दिखाता हूं, मैं यहां पर तुम्हें दिखाता हूं। मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, और इसका नाम दे देता हूँ लाइन। इसका नाम दे देता हूँ लाइन। अभी ये लाइन नाम का फोल्डर यहाँ पर हमारा हो गया। अभी इजी कट टूल में चलते हैं। मल्टी लोड रीड करने से पहले सिलेक्ट पैथ को करते हैं, और सिलेक्ट पैथ को करते वक्त हम डेस्कटॉप में चलते हैं। डेस्कटॉप में और हमने ये फोल्डर सिलेक्ट किया था, लाइन किया था ना। यस सर। तो इस लाइन को हम यहां से ओके कर देंगे।
तो पहला कंडीशन हमारा खत्म हो गया। अब हमने लाइन को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि पाथ हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पर हम मार्किंग करेंगे कि हमें सारे लून्स को रीड करना है या कुछ लून को छोड़ के बाकी लून्स को रीड करना है। जब हम यहां पर देखते हैं लून 0 जो है वो 55 GB का है, ये 55 GB का लून है। तो इतना बड़ा फाइल हमें जरूरत नहीं है, इतना बड़ा फाइल हमें जरूरत नहीं है, जी। क्योंकि ये यूजर एरिया है। नहीं है। 512 हमारे लिए काफी है, ठीक है ना। लेकिन अगर कस्टमर कहता है कि मुझे डाटा जरूरी है और मुझे एफआरपी कोड पता है, मुझे पासवर्ड पासवर्ड पैटर्न पता है, तो तुम यहाँ पर इसको रीड करके अच्छा खासा पैसा उससे लेकर तुम उसको इसको दोबारा रिस्टोर करके दे सकते हो। दिन में 4 काम सर बनाते, दिन में 4 काम बनाते, तो एक काम बना के तुम उतना पैसा ले सकते हो। हाँ बोलो, बोलो आजाद बोलो। ये 55 GB का जो डाटा है वो कस्टमर द्वारा लिया गया उसका डाटा है, या अगर उसकी यूजर एरिया में कुछ नहीं रहा, बहुत कम चीजें रही, तो क्या स्पेस से कम हो जाता है कि तब भी उतना ही दिखाएगा? नहीं 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 नहीं, जितना होगा उतना ही रीड करेगा और वो दिखाएगा 55 GB। समझ में आया ना। ठीक ठीक ठीक। तो हम यहाँ पर एक कोशिश के तौर पर इतना बड़ा फाइल लेते नहीं है। लोन 5 को ले लेते हैं, लोन 3 को ले लेते हैं, लोन 2 को ले लेते हैं, लोन 1 को ले लेते हैं। क्योंकि लोन 4 को लेंगे तो ये 4 GB बहुत टाइम ले लेगा। अभी इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं है। इसको मैं रीड करके पहले से तुम्हारे लिए रख लूंगा और तुम्हें दिखा दूंगा। बस मैं रीड करने का तरीका तुम्हें सिखा दिया। तो सर इसके ये जानना बाद चाह रहा हूँ कि किस हाँ, लोन में हमें क्या मिल जाता है क्या नहीं मिलता है। क्लास आगे बढ़ेगा तभी जानोगे। आज के क्लास में सभी जान लोगे क्या। ओके ओके। हर एक लोन में कौन सा पार्टीशन होता है, कौन से पार्टीशन में क्या चीज होता है, इसकी भी जानकारी तुमको मिलेगा। हर ओके एक ओके। लोन में कौन सा पार्टीशन होता है, कौन सा पार्टीशन में क्या प्रोग्राम होता है, वो भी तुमको हम बताएंगे। चलो, यहां पर हमने 4 लोन को सिलेक्ट किया है। अभी यहां पर लिखा है रीड सिलेक्टेड लोन्स, इसको हम क्लिक कर देते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना, एक बात का यहां से ध्यान रखना। अगर तुम्हारे पास यूएसबी 3.0 का पोर्ट है तो यूएसबी 3.0 पोर्ट का इस्तेमाल करो, जिसके वजह से तुम्हारा स्पीड 20-22 MB/सेकेंड होगा। ध्यान रखना इस बात को। सर जब हम अपना F64 कनेक्ट करते हैं तो वहां पे कभी कभी 3.0 लेता है, कभी कभी 2.0 लेता है। तो इसका क्या मतलब है, वो हमारा पोर्ट 3.0 है या 2.0 है? अगर 2.0 में लगाओगे तो 2.0 लगा, अगर 3.0 में लगाओगे तो 3.0 लेगा। अच्छा सर, उसमें ऐसा है क्या सिस्टम में कोई एक पोर्ट मेरा 3.0 होगा? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हम्म। बेहतर ढंग से तुम्हें तिवारी जी बता पाएंगे। ये शायद ब्लू कलर में जो पोर्ट होता है वो 3.1 का होता है। गुरु जी तभी तो कभी कभी वो मैं लगता है पोर्ट चेंज कर देता हूँ तो 2.0 उठाता है और कभी कभी 3.0 उठाता है। हाँ हाँ, पोर्ट एक ही पोर्ट देता है। और मेरे लैपटॉप की अगर बात करें, मेरे लैपटॉप में 2 पोर्ट होता है। मेरे लैपटॉप में 2 पोर्ट, 3.0 का एक पोर्ट है, 3.2 का एक पोर्ट है। सर अभी हम ये देख सकते हैं क्या कि आपका किस वाले पोर्ट पे सेलेक्ट है, 2.0 या 3.0 है? मैंने अभी 2.0 में ही डाला है, क्योंकि 3.0 में मैंने हार्ड डिस्क को लगाया है। यहाँ पे कहीं सर शो होता है कि किस पे कनेक्टेड है ये? नहीं, इसमें शो नहीं होता है, F64 में शो होता है। किसमें सर? F64 में होता है। और जब पहले तुम ओपन करोगे, पहले जब तुम ओपन करोगे तो वहां पर तुम्हें दिखाएगा तुम्हारा 3.0 है या 2.0 है। ओके ओके। क्या हमारा सारा लोन रीड हो गया क्या? सारा लोन रीड हो जी जी गया। हो गया। अबे, हमारा लोन रीड हुआ कि नहीं, उसको भी चेक कर लेते हैं। हुआ है। जी जी आ गए सब लोग आ गए। तो तुमने जंप रीड करना सीख लिया। जी जी जी। चलो, इसको थोड़ा और तुम्हें अच्छे से दिखाते हैं। और जो हमारा
जो मेन पार्टीशन इधर लून जीरो है, उस लून जीरो को भी लेना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वो यूजर एरिया है। तो इसलिए यहाँ पर लून जीरो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ प्रीसेट को फुल के बजाय में 512 MB करेंगे, और यहाँ पर रीड लून डाटा जीरो को यहाँ से क्लिक करेंगे। अब वो पैथ मांगेगा, जब पैथ मांगेगा हम वही फोल्डर को सिलेक्ट कर देंगे। लून 4 में भी अनटिक था ना सर? एक मिनट, एक मिनट। तुम फोन नहीं लिए ना, 4 GB का था ना। डेस्कटॉप लाइन। सर ये डॉट बिन वाला है, मतलब डायरेक्ट डेस्कटॉप में जाएगा? आबिद तुमने पूछा कुछ क्या? आबिद। सर इसमें पाइप, ये लाइम जो फोल्डर बनाया था सर डेस्कटॉप में, उसमें जाएगा ये लून नहीं जीरो? नहीं, अभी हम सिलेक्ट करेंगे ना। अभी हम उसको सिलेक्ट करेंगे, पहले डेस्कटॉप सिलेक्ट करते हैं, उसमें हमने लाइम रखा है, लाइम को ओपन करते हैं और सेव करते हैं। अब यहाँ पर तुम्हारा स्पीड दिखाएगा, कैसे रीड होता है ये स्पीड यहाँ पर तुम्हें दिखाएगा। ये पहले ये सारा सिस्टम नहीं था, अभी इसके आगे जो आ रहा है वो और भी खतरनाक आ रहा है। ठीक है। गुरुजी मेरा एक किस सवाल कंट्री ये में? था कि इसमें लून 5 था, हाँ, और ये जैसा अभी पीछे पीछे बताया कि एक्साइनोस के लिए होता है, गलत तुमने अभी और अभी अभी तुमने। आइडेंटिफाई किए तो साइड में Xiaomi अरे दिख रहा था। अरे मिस्टर आबिद मियाँ, तुमने गलत पढ़ा है। लोन 5 के साथ एक जीरो भी है ना, तो कितना लोन हुआ? 6 जी क्वालकॉम हो गया सर। 6 लून हो गया क्वालकॉम के लिए सर। हाँ, 6-7 लोन क्वालकॉम के लिए होता है। तुम लोग जीरो को छोड़ के भाग जाते हो, तो कैसे होगा भैया? सबसे इम्पोर्टेंट डेटा उसी में है सर। किसमें, लोन 4 में ना या लोन जीरो में? तो अभी लून 4 में सर 4 GB है तो। तो उसमें बहुत भारी इंपॉर्टेंट डाटा होता है, हम तुम्हें दिखाते हैं अभी। थोड़ा सा रुको। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारा रीड हो गया, हमारा डाटा सब रह गया। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, देखो पूरा 5 लोन यहाँ पर आ चुका है। अभी छठा लोन हमारा बाकी है, यानी कि लोन 4 हमारा बाकी है। अब लोन 4 बड़ा फाइल है, इसलिए मैं जी इसको रीड नहीं किया। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लोन 5 क्यों जरूरी है। इसको बंद कर देते हैं। हो गया मिस्टर आजाद कुमार, पूरी डिटेल्स मिल गया क्या तुमको? जी जी, आ गया सर, आ गया। मैन्युफैक्चरर क्वालकॉम, ब्रांड रेडमी, डिवाइस हो गया क्यूसीसी, प्रोडक्ट नेम हो गया लाइम, मॉडल हो गया M2010J19SI रेडमी पावर, आर्किटेक्चर हो गया 64 बिट। हार्डवेयर कब बना था? 24 अप्रैल 24 को 5:23 चाइना स्टैंडर्ड टाइम 2023 को। क्लियर? और जी जी। इंक्रीमेंटल वर्जन हो गया 14.0.2.0, जो MIUI वर्जन। और ये फिंगरप्रिंट वाला है। फार्मवेयर वर्जन हो गया एंड्रॉइड क्यू, बिल्ड नंबर हो गया 20230421722020। MIUI वर्जन हो गया 14.0। एंड्रॉइड रिलीज हो गया 12। सिक्योरिटी लेवल हो गया 1/4/2023।
और ये आर्किटेक्चर हो गया 64 बिट, 64 बिट, और थ्रेडेड हो गया 8 नेम हो गया लाइन, प्लेटफॉर्म हो गया बेंगल, ब्रांड नेम हो गया लाइन, एफआरपी डेब ब्लॉक, बोल्ड डिवाइस बाई नाम एफआरपी। ये क्लियर हो सब गया? कुछ तो समझ में आया, लेकिन ये बंगाल क्या हुआ? बेंगल एक प्लेटफॉर्म है, बेंगल एक प्लेटफॉर्म है। अभी यहां पर आते हैं, हमने किसको छोड़ दिया रे? अभी लोन 4। और लोन 4 में आते हैं। जरा लोन 4 को देखो क्या है इसमें, देख लो लोन सिक्योरिटी 4। फाइल, थोड़ी सी प्राइमरी जीपीटी यानी पूरा पार्टीशन पूरा इसमें बना पूरा हुआ है ना। पूरा सिक्योरिटी फाइल है गुरु जी इसमें। देख लो, डेब इन्फो, मॉडेम, रॉडम, क्यासी, सब कुछ प्राइमरी जीपीटी के अंदर है, सब कुछ लोन 4 में है। इसलिए लेना कितना जरूरी है तुम लोगों को पता है। ओके, जी जी जी। तो आज का क्लास यहीं तक।